Good morning, students. Welcome back to your Science Online session. This is your last part of Chapter 6. In this, we are going to read about rusting of iron. Before that, this Paheli and Bhojo's part I am going to read. We learnt in Chapter 1 that plants produce their food by a process called photosynthesis. Can we call photosynthesis a chemical change? Now, in chapter 1st, we read about photosynthesis. So, it is said in this, can we call photosynthesis a chemical change? Means photosynthesis में क्या होता था? Plants used to prepare their food through the process of photosynthesis. So, in this also new substance is being made. So, of course, it is a chemical change. We can say that photosynthesis is a chemical change. Next, Paheli said that even digestion is a chemical change. Paheli ने कहा कि digestion भी chemical change है. Of course, yes. Why? Because digestion में भी क्या हो रहा है? Chemical change हो रहा है. हमारा जो food होता है उसमें chemical change होता है, breakdown होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं वो उसमें सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होते हैं. ये पूरी प्रोसेस चलती है और केमिकल चेंज कांट बी रिवर्स्ड. हमें वापस से फूड नहीं मिल सकता है डाइजेशन के बाद. सो इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज. नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज रस्टिंग ऑफ आयरन. लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग. दिस इज one change that affects iron articles and slowly destroys them. What is rusting? हमने अभी पहले ही इस चैप्टर में पढ़ा कि रस्टिंग होता है जंग लगना. तो ये एक ऐसा चेंज है जो आयरन आर्टिकल्स पर होता है, ऐसा इफ़ेक्ट करता है जो उनको स्लोली डिस्ट्रॉय कर देता है. रस्टिंग ऐसा चेंज है जो आयरन आर्टिकल्स मतलब आयरन की किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु को ख़राब कर देता है. सिंस आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक, बॉडीज़ एंड many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. We all know कि आयरन कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? ब्रिजेस बनाने के लिए, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज़, हर चीज़ और मैनी अदर आर्टिकल्स मतलब काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हम आयरन का यूज़ करते हैं. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी बिग लॉस ड्यू टू रस्टिंग. अगर जंग लग जाएगी तो जो आर्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है एज आई सेड यू अर्लियर. तो ये काफ़ी बड़ा मॉनेटरी लॉस होता है. द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. जो हमारी रस्टिंग की प्रोसेस है उसको कैसे हम इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आयरन को हम केमिकल फॉर्मूले में वी कॉल इट Fe. It is shown in this equation. Students, you all have to remember these chemical equations as it will be asked in your higher classes. अगर अभी से आपको ये फेमिलियर होंगे आप इन केमिकल इक्वेशंस से, केमिकल फार्मूलाज से, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे हायर क्लासेस में. इसलिए अपने माइंड में ये रखते जाइए. ऑक्सीजन O2 फ्रॉम द एयर प्लस वाटर. अब देखिए आयरन जो होता है, आयरन किस किस के कांटेक्ट में आता है? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन और वाटर के अगर कांटेक्ट में आ जाता है तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? रस्ट का. रस्ट का क्या फॉर्मूला है? FeO3. For rusting, the presence of both oxygen and water or water vapors is essential. ज़रूरी नहीं है कि बारिश जब हो तभी वही वाटर ख़राब करेगा आयरन को. इवन वाटर वेपर विच आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर ऑल्सो अफेक्ट द आयरन. नेक्स्ट इज in fact if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster.
एज अभी जो हम यही बात कर रहे थे वाटर वेपर्स के बारे में, वाटर वेपर्स कहाँ से आते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा एयर में हमारे, तभी भी रस्टिंग की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। तो क्या पूछा गया है, हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग, मतलब हम रस्टिंग से अपने आयरन ऑब्जेक्ट को, आयरन आर्टिकल को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि हम देखिए ऑक्सीजन का भी सप्लाई बंद नहीं कर सकते हैं कहीं से कि ऐसी जगह पर हम आयरन अपने रख दें कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में प्रेजेंट होती ही है। सेम विथ वाटर ऑल्सो, वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट, वाटर वेपर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट in our air. One simple way is to apply a coat of paint or grease. तो one simple ऐसा वे है जिससे हम अपनी आयरन ऑब्जेक्ट्स को, आयरन आर्टिकल्स को बचा सकते हैं रस्टिंग से, वो है पेंट और ग्रीस करना। हमारा कोई भी आयरन आर्टिकल है उसको ऊपर अगर हम पेंट करवा देते हैं या ग्रीसिंग करते हैं उसकी, देन जो हमारी आयरन होती है वो कांटेक्ट में नहीं आएगी ऑक्सीजन और वाटर के, तो फिर रस्टिंग का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इन फैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। और क्या बोला गया है कि पेंट या ग्रीस का एक एक कोट रेगुलरली अप्लाई करना ही चाहिए ताकि रस्टिंग ना हो पाए। Another way is to deposit a layer of a metal like chromium और जिंक ऑन आयरन, या फिर हम क्रोमियम और जिंक का भी अगर हम लेयर लगवा देते हैं आयरन पर, देन ऑल्सो मेटल, ये क्या होते हैं, ये मेटल होते हैं जिंक और क्रोमियम। तो अगर हम इन मेटल्स की भी कोट लगवा देते हैं आयरन के ऊपर, देन ऑल्सो आर iron will be prevented from rusting. Oh, that is, my friend Rita is always complaining about iron articles rusting so fast. She lives near the coast. अब कोस्टल एरियाज़ के आसपास क्या होता है, रिवर्स वगैरह होती है, तो पहले से ही कि उसकी जो फ्रेंड है वो हमेशा रस्टिंग की कंप्लेन करती ही रहती है कि उसके आयरन आर्टिकल्स जो है वो रस्ट पकड़ लेते हैं, मतलब जंग पकड़ लेते हैं जल्दी से और ख़राब हो जाते हैं। नाउ द पहेली गॉट द रीज़न वाई इट हैपन सो। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग वाई पहेली गॉट द रीज़न ऑफ दिस रस्टिंग इन कोस्टल एरियाज, एज वाटर वेपर्स ऑफ कोर्स ज़्यादा होते हैं एयर में कोस्टल एरियाज़ में, तो इसलिए आयरन पे रस्टिंग का काम जल्दी होता है। This process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. Galvanization की definition is given है. What is it? The process of depositing a layer of zinc on iron. I told you now कि हम आयरन के ऊपर एक जिंक की लेयर भी हम लगा सकते हैं। जिंक क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ मेटल। इस जिंक की जो लेयर लगाने को, डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक, इसको क्या बोलते हैं हम? गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो हमारे आयरन पाइप्स होते हैं हमारे हाउस में, उन पर भी ये जिंक की कोटिंग होती है, मतलब वो गैल्वेनाइज्ड होते हैं ताकि उन पाइप्स पर रस्टिंग ना हो पाए। You know that ships are made of iron and a part of them remains under water. On the part above water also, water drops keep clinging to the ship's outer surface. अब हमें पता है कि ships कहाँ पर चलती है? वाटर में। तो उनका जो बॉटम पार्ट होता है, और शिप्स किसकी बनी हुई होती है? आयरन की, और उनका कुछ पार्ट शिप का हमेशा वाटर के अंदर ही होता है, और जो बाहर होता है, आउटर पार्ट होता है, आउटर सरफेस होता है शिप का, उस पर भी कुछ क्लिंगिंग्स आती रहती है वाटर की, मतलब कि छींटे आते रहते हैं। ऐसे जब शिप चलती है ऑफ कोर्स वाटर ड्रॉपलेट्स तो आते ही होंगे। मोरओवर
The water on the sea contains many salts. The salt water makes the process of rust formation faster. Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. It means कि और जो शिप्स होती है वो कहाँ पर कौन से वाटर में चलती है? सी वाटर में, सीज़ वगैरह में शिप चलती है। और सी का जो वाटर होता है वो काफ़ी सॉल्टी होता है, और सॉल्ट वाटर प्रोसेस ऑफ रस्ट को, मतलब जंग लगने की प्रोसेस को फास्ट करता है, मतलब जल्दी हो जाती है। इस चक्कर में शिप्स जो होती हैं उनको काफ़ी सारा डैमेज होता है ड्यू टू रस्टिंग। सो मच that a fraction of ships' iron has to be replaced every year. Can you imagine the monetary loss to the world? It means कि हर साल क्या होता है, शिप्स जो होती हैं उनके आयरन को रिप्लेस करना पड़ता है कुछ फ्रैक्शन को, मतलब ऊपर वाला पार्ट वो रहने देते होंगे और कुछ पार्ट ऑफ शिप का हमेशा रिप्लेस होता है। तो हम सोच ही सकते हैं उसमें कितना मॉनेटरी लॉस होता होगा। मॉनेटरी लॉस मीन्स कितना सारा मनी जाता होगा ड्यू टू रस्टिंग। Our next topic is 6.4 crystallization. In class 6th you have learnt that salt can be obtained by the evaporation of sea water. अब हमने पढ़ा था 6th में कि सॉल्ट जो होता है वो हमें कैसे मिलता है? थ्रू द एवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। जो सी वाटर होता है उसको एवेपोरेट करते हैं ताकि जो वाटर है, सी का जो वाटर है उसमें जितना भी सॉल्ट है वो एवेपोरेशन के बाद रिमेन हो जाता है नीचे। The salt obtained in this manner is not pure and its crystals are small. जो सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, और इस प्रोसेस से जो सी वाटर से जो सॉल्ट निकालने का प्रोसेस होता है वो प्योर नहीं होता है। The shape of the crystals cannot be seen clearly. क्रिस्टल्स के शेप भी क्लियरली हम नहीं देख पाते। However, large crystals of pure substances can be formed from their solutions. जब और हम क्या कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशन से लार्ज क्रिस्टल्स भी बना सकते हैं। मतलब लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, जो प्योर सब्सटेंस होता है उसके हम लार्ज क्रिस्टल्स बना सकते हैं, बड़े बड़े बना सकते हैं फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। द प्रोसेस इज कॉल्ड crystallization. It is an example of a physical change. Crystallization किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज का। और ये जो हमने अभी पढ़ा था रस्टिंग किसका रस्ट जो लग जाती है वो कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। एज इट कांट बी रिवर्स्ड। लेकिन ये क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बनाना मतलब एक सॉल्यूशन है हमारे पास, उसके हम अगर क्रिस्टल्स बना देते हैं द फिजिकल चेंज। एज जो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमारा जो सॉल्यूशन था लिक्विड सॉल्यूशन मीन्स कोई लिक्विड फॉर्म में हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करा और उसके हमने फिर क्रिस्टल्स फॉर्म करे, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो क्रिस्टल्स है वापस से लिक्विड फॉर्म में भी आ सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ अ फिजिकल चेंज। दिस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस वी आर गोइंग टू डू इन दिस एक्टिविटी 6.9 to be performed in the presence of the teacher. Caution: use only dilute sulfuric acid. Be careful while boiling water. Take a cup full of water in a beaker and add a few drops of dilute sulfuric acid. अब एक बीकर में as it is shown like this, इसमें क्या लेना है? सल्फरिक एसिड लेना है और फिर उसको थोड़ा गर्म करना है, हीट करना है इस वाटर को जिसमें हमने सल्फरिक एसिड मिलाया है। एक कप ऑफ वाटर में सल्फरिक एसिड मिला के उसको गर्म करना है। When it starts boiling, add copper sulfate powder. अब कॉपर सल्फेट पाउडर हमने पहले भी ये देखा था, कॉपर सल्फेट इज ऑफ ब्लू कलर। तो जब हम इसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डालेंगे तो ये सॉल्यूशन जो है हमारा ऑटोमेटिकली ब्लू कलर का हो जाएगा। देन स्लोली वाइल स्टीयरिंग कंटिन्यूसली, स्लोली हमें ये जो हमने सल्फरिक एसिड मिलाया था वाटर में, सॉल्यूशन बनाया था हमने इसका सल्फरिक एसिड और वाटर का, उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली स्टेयर करते हुए मतलब घुमाते हुए डालना है।
Continue adding copper sulfate powder till no more powder can be dissolved. हमें डालते रहना है थोड़ा थोड़ा और फिर इस सॉल्यूशन को हमें फ़िल्टर करना है. फ़िल्टर पेपर पर हम उसको फ़िल्टर कर सकते हैं. Allow it to cool. फिर हमें उसको ठंडा होने के लिए रखना है. Do not disturb the solution when it is cooling. Look at the solution after some time. Can you see the crystals of copper sulfate? If not, wait for some more time. अब क्या बोला है कि जो हमने हीट करा था उस वाटर में जब हम डाल रहे थे कॉपर सल्फेट को, ये पूरा हमारा जब सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया उसके बाद हमें उसको ठंडा होने के लिए रखना है और विदाउट डिस्टर्बिंग, उसको बिल्कुल छूना नहीं है. उसको ठंडा होते समय एक साइड में रख देना है. तब हम देखेंगे उस सॉल्यूशन में कुछ टाइम बाद तो हमें क्रिस्टल्स दिखेंगे किसके, कॉपर सल्फेट के. अगर आप नहीं देख पा रहे हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स तो थोड़ा और टाइम उसको रखना है. अपने आप रखते टाइम जैसे वो कूल होता जाएगा आपको ये स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगेंगे. सो दिस इज़ द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. मतलब हमने लिक्विड में से क्रिस्टल्स बनाए, सॉलिड बनाया, सॉलिडिफाई किया. You have learnt about physical and chemical changes. Try to identify changes that you observe around you as physical or chemical change. So basically we end up our chapter here and you learnt about physical and chemical changes in this chapter. So now you have to observe around you कि कौन सा change, जो भी change हो रहा है वो physical है या chemical है. So students, this is for today. And in our next week we will start our chapter number 7.